15 अप्रैल 2023 को सूडान में एक वॉर शुरू हुई जिसने पूरे मुल्क का नक्शा बदल दिया। These paramilitary forces in Sudan. Sudan's paramilitary rapid support forces Neither wanted to give up their positions of power, and the shooting. लाखों लोग जख्मी हुए, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। 12 million people, around a quarter of the population, have been displaced. आखिरकार इस जंग की वजह क्या है? क्या ये पावर का गेम था या फिर पैसों की भूख या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन? आज की इस वीडियो में हम सूडान वॉर की फुल हिस्ट्री देखें। आखिरकार ये जंग शुरू कहाँ से? क्या 2023 ही इसका असल डेट था या फिर ये वॉर कई सदियों से चल रही? आइए इस वीडियो में जानेंगे फुल हिस्ट्री सूडान वॉर की। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये 1956 में इजिप्शियन ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ, यानी कि ब्रिटिश और इजिप्शियन दोनों एक साथ सूडान पे रूल करते थे। 1956 में आज़ादी मिलने के बाद से ही सूडान की पॉलिटिकल हालत कुछ खास नहीं रही। तब से लेके अब तक सूडान में मिलिट्री और डिक्टेटर्स का रूल रहा है और इसी वजह से सूडान को लेबोरेटरी ऑफ कू यानी कि बगावतों की लेबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1956 से लेकर अब तक कई सारे मिलिट्री कू अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिसमें से 7 मिलिट्री कू इंक्लूडिंग दिस मिलिट्री कू शामिल है। और इस इंस्टेबिलिटी की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है, जैसे कि इथनिसिटी डिवीजन यानी कि नस्लों के बीच में फर्क। सूडान में अरब नॉर्थ और अफ्रीकन साउथ पाए जाते हैं, 70% अरब्स और 30% अफ्रीकन। और सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस और ऑयल गोल्ड जैसी रिसोर्सेज पे लड़ाई भी है और दुनिया के पावरफुल मुल्कों का इंटरफेरेंस भी शामिल है। और ये सिर्फ अब से नहीं बल्कि 1956 से फौरन बाद ही शुरू हुई। जैसे कि 1958 में पहला मिलिट्री कू अटेम्प्ट होता है जिसमें अब्दुल्ला खलील को मिलिट्री जनरल इब्राहिम अबूद ओवरथ्रो करता है। और इस ओवरथ्रो के पीछे सिर्फ इब्राहिम अबूद का हाथ नहीं था, बल्कि हैरानी की बात यह है कि इस ओवरथ्रो के पीछे अब्दुल्ला खलील खुद शामिल। मतलब ये गवर्नमेंट अब्दुल्ला खलील की अपनी मर्जी से ही चेंज हुआ मिलिट्री को पावर में लाने के लिए। फिर 1958 से लेकर 1964 तक इब्राहिम अबूद की हुकूमत चलती है, लेकिन 1964 के बाद से ही स्टूडेंट्स और वर्कर्स का प्रोटेस्ट शुरू होता है। और ये प्रोटेस्ट 21 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुरू होता है। तब जाके इब्राहिम अबूद रिजाइन कर देता है और एक बार फिर से सिविलियन हुकूमत आ जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिविलियन हुकूमत भी सिर्फ 5 साल तक ही रहती है। सिविलियन हुकूमत का 5 साल रूल करने के बाद साल 1969 में जाफर नाइमेरी ने ब्लडलेस कू किया, मतलब बिना किसी का खून बहाए नाइमेरी ने मिलिट्री कू कर दिया। इस मार्शल लॉ के बाद नाइमेरी ने साउथ के साथ अपने रिलेशन सही किए। 1972 में साउथ के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया, लेकिन इस पीस के बावजूद भी ऑयल और रिसोर्सेज पे लड़ाई जारी रही। नाइमेरी की हुकूमत 1985 तक चली। इन्फ्लेशन और प्रोटेस्ट की वजह से नाइमेरी वीक पड़ा। इसी चीज को देखते हुए सूडान के डिफेंस मिलिट्री आर्मी चीफ अब्दुल रहमान अल दहब ने 6 अप्रैल 1985 को एक ब्लडलेस मिलिट्री कू किया और एक बार फिर से मिलिट्री पावर में आ गई। नाइमेरी को हटाया गया और खुद टेम्पोररी लीडर बन गए और साल 1986 में इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें सिविलियन हुकूमत एक बार फिर से पावर में आ गई और इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर बने उम्मा पार्टी के लीडर सदीक अल मेहदी। और ये आवाम की अपनी चुनी हुई हुकूमत। लेकिन अफसोस की बात, ये हुकूमत भी सिर्फ 4 साल ही चल सकी और इसके बाद साल 1989 में हुआ सबसे बड़ा मिलिट्री कू और ये सूडान की तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री बदलाव था। उमर अल बशीर ने प्राइम मिनिस्टर सदीक अल मेहदी की चुनी हुई सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया और बशीर ने खुद को चेयरमैन बनाया और फिर साल 1993 में प्रेसिडेंट बन गए और ये हुकूमत उसने 30 साल तक यानी कि 2019 तक चलाई। और इस कू के जरिए बशीर ने SAF यानी कि सूडान आर्म फोर्स को अपना हथियार बनाया और ये SAF की अपर लेवल लीडर्स को पैसे देकर उनकी वफादारी खरीदता ताकि वो उनके खिलाफ ना आ जाए, जैसे कि बाकी हुकूमतों के खिलाफ भी मिलिट्री लीडर्स ने बगावत की। और इस हिस्ट्री की वजह से बशीर को डर लगा कि SAF उनके खिलाफ कू ना कर दे। इसकी वजह से उन्होंने RSF जैसी फोर्सेस बनाई जो फौज से बिल्कुल अलग और उसकी हुकूमत को प्रोटेक्ट कर रही। बशीर ने 1989 में साउथ के खिलाफ SAF को बड़ा हथियार बनाया। SAF ने SPLA यानी कि सूडान पब्लिक लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस किए और इस वॉर में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। बशीर ने SAF को सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए भी यूज किया और साउथ को कंट्रोल करके ऑयल रिसोर्सेज जो साउथ में ज्यादा थी उन पे अपना कब्जा बनाए रखा। और ये वॉर 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव पीस आर्ग्यूमेंट्स के जरिए खत्म हुई और 2005 से जाके 2011 में साउथ सूडान से अलग हो गया।
मतलब अपना एक आज़ाद मुल्क बना दिया उन्होंने। बशीर ने 2023 में RSF को बनाया, रैपिड आर्म फोर्स को, अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए SF के खिलाफ, ताकि वो मिलिट्री coup ना कर सके। ये फोर्सेस जान जावेद मिलिट्री फोर्सेस से निकली थी और ये वो कबाइल थी जिन्होंने 2003 में दारफूर जेनोसाइड में बशीर के कहने पर नॉन अरब कबाइल्स को मारा, यानी कि अफ्रीकन लोगों को टारगेट किया। RSF के लीडर बशीर का सबसे ट्रस्टेड बंदा मोहम्मद हमदान दगालो था, जो जान जावेद मिलिट्री फोर्सेस का एक बहुत बड़ा कमांडर था। बशीर ने RSF को बहुत ताकत, जो आज के सूडान वॉर के पीछे का एक रीज़न है, RSF और SF के बीच में 30 साल हुकूमत करने के बाद बशीर के खिलाफ फाइनली 2019 में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए। और इसी प्रोटेस्ट में हैरानगी की बात यह है कि RSF और SF दोनों बशीर के खिलाफ हो गए और उन्होंने मिलकर बशीर को ओवरथ्रो करवाया। और इसके बाद सूडान में एक पावर शेयरिंग गवर्नमेंट हुई, यानी कि सिविलियंस और इन फोर्सेस के बीच में एक मुश्तरका हुकूमत। और इस हुकूमत में SF और RSF की लीडर्स ने बड़े मजबूत पोजीशन संभाले और लोगों से वादा किया कि एक सिर्फ टेम्पररी हुकूमत है। इसके बाद इलेक्शंस होंगे जिसमें लोग अपनी मर्जी से डेमोक्रेसी लाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 25 अक्टूबर 2021 में SF के लीडर बुरहान ने coup कर दिया। इन्होंने सिविलियन PM को अरेस्ट किया और ये मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म कर दिया। और ये coup बुरहान ने अकेले नहीं किया, इस coup में RSF की लीडर हमदान दगालो भी शामिल। शुरुआत में दगालो ने बुरहान को सपोर्ट तो किया, लेकिन उनके बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई, टेंशन्स बढ़ती रही और आखिरकार 2023 में बुरहान और हमदानी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई का रीज़न सिर्फ एक ही था, SF ने चाहा कि RSF की फोर्सेस उनके फोर्सेस में मिल जाए ताकि वो मुल्क की एक ही मिलिट्री फोर्स बन जाए। लेकिन हमदान दगालो को बुरहान के अंडर काम नहीं करना था, उन्होंने इसको अपने पावर के लिए खतरा समझा और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। SF और RSF के बीच में ताकत की लड़ाई शुरू हो गई और 15 अप्रैल 2023 में इस लड़ाई ने एक और ही रंग पकड़ लिया जब SF ने RSF पे हमला किया। RSF ने मुल्क की बड़ी बड़ी चीज़ों पे कब्जा कर लिया, जैसे कि प्रेसिडेंटल पैलेस और एयरपोर्ट पे, और इसकी वजह से SF ने काउंटर अटैक भी किए। दोनों साइडों ने हथियार, ड्रोन्स और फौरन मदद यूज़ की, जैसे कि UAE पे एक्यूजेशन है कि उसने RSF को हथियार प्रोवाइड किए और इजिप्ट ने ओपनली SF को सपोर्ट किया। और इस जंग में अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पीक पे, और ये मिलिट्री coup का साइकिल कई टाइम से सूडान को अंदर से ही खत्म कर रहा है। सूडान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में आता है, इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सूडान में लोग भूखे मर रहे हैं और ये साइकिल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन और बढ़ रहा है। जो हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने पावर और पैसों के लिए लड़ती है, ना कि सिविलियंस के लिए। सूडान का ये मिलिट्री coup साइकिल सूडान को अंदर से खोखला बना रहा है। और मैं समझता हूँ सूडान में आज जो हो रहा है वो सिर्फ सूडान का मसला नहीं, बल्कि ये एक सबक है, वो सबक जो हम सबको हासिल करना चाहिए कि जब किसी मुल्क में पावर और पैसों की ग्रिड बढ़ जाए तो इंसानी जान की कोई कीमत। और इसी वजह से सूडान तो क्या, बल्कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क आज इस चीज़ का शिकार है। तो ये थी असल स्टोरी सूडान की वॉर की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका इस वॉर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।